हेलो एवरीबॉडी। आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं कन्फेशन और स्टॉपेल से। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में दोनों वर्डों को बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करें कन्फेशन से। स्लाइड्स इंग्लिश में हैं। तो कन्फेशन को हिंदी में स्वीकृति कहते हैं और स्वीकृति जो वर्ड है, कन्फेशन जो वर्ड है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। जबकि आपको मैंने एक वर्ड बता चुकी हूँ, उससे पहले आप फर्स्ट वीडियो को सुनिएगा। एडमिशन की जो डेफिनेशन है कन्फेशन को डिफाइन करनी होती, उस समय हम प्रयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं जब स्टेटमेंट का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है जिस पर किसी अपराध का दोषारोपण किया गया हो। तो आप समझेंगे कि जिस स्टेटमेंट का प्रयोग हम ऐसे पर्सन के खिलाफ कर रहे हैं जिस पर किसी अपराध का, ऑफेंस का दोषारोपण किया गया हो। तो अधिनियम के अनुसार कन्फेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर अपराध का दोषारोपण किया गया हो। तो ऐसा समझ गए होंगे कि आपको कि स्टेटमेंट कौन दे रहा है, वो पर्सन खुद दे रहा है जिस पर अपराध का दोषारोपण किया गया है और ऐसे कथन से किसी फैक्ट एंड इश्यूज़ को अनुमानित किया जाता है। फैक्ट एंड इशू वर्ड को भी पढ़ चुके हैं। अथवा किसी फैक्ट एंड इशू के रेलिवेंट फैक्ट को अनुमानित किया जाता है। तो स्टेटमेंट से पूरी तरीके से अनुमानित होना चाहिए कि व्यक्ति अपराध कारित करने का दोषी है। तो एक्ट के अनुसार कन्फेशन न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है अथवा न्यायालय के बाहर भी। एक्ट के अनुसार आप ध्यान रखेंगे कि कन्फेशन जो है वो न्यायालय के अंदर भी किया जा सकता है, समक्ष भी किया जा सकता है और न्यायालय के बाहर भी। यदि कन्फेशन न्यायालय के बाहर किया गया है तो इसको स्वैच्छिक होना जरूरी है, और यदि कन्फेशन किसी दबाव, डर या वचन के द्वारा किया गया हो तो वो असंगत है, पूरी तरीके से वो इरेलीवेंट माना जाएगा। तो यदि स्वीकृति पुलिस अधिकारी से की गई है तो भी ये असंगत है। अगर ये पुलिस ऑफिसर के सामने की जा रही है कन्फेशन तो भी क्या माना जाएगा, पूरी तरीके से असंगत, इरेलीवेंट माना जाएगा। यदि कन्फेशन उस समय किया गया है जब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है तो भी ये इरेलीवेंट है। किंतु यदि पुलिस ने अभियुक्त से कोई सूचना प्राप्त की है और इस सूचना के आधार पे किसी फैक्ट की प्राप्ति हुई है तो ये फैक्ट न्यायालय में सिद्ध किया जा सकता है। तो मोटी मोटी आप बातें ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कन्फेशन अगर पुलिस अधिकारी से किया गया था तो इरेलीवेंट था, कोर्ट के अंदर भी किया जा सकता है, कोर्ट के बाहर भी किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, धारा 24 के अधीन अपराध की एक कन्फेशन को संगत होने के लिए हम कह सकते हैं कुछ बातों का होना ज़रूरी है। कन्फेशन जो है अभियुक्त द्वारा किया गया हो और वे स्वेच्छापूर्वक किया गया हो। तो कन्विक्शन का आधार इस प्रकार का कन्फेशन तभी हो सकता है जब वो सत्य हो। कन्विक्शन का मतलब होता है दंडादेश का आधार। इस प्रकार का कन्फेशन तभी हो सकता है जबकि वह सत्य हो। तो आपको मैंने बता दूं कि कन्फेशन कब ग्राह्य नहीं होता है, कब एडमिसिबल नहीं होगा। तो कन्फेशन कब एडमिसिबल नहीं होगा अभी बताया भी था। यदि उस समय किया गया हो जब अभियुक्त पुलिस संरक्षण में हो, कस्टडी में हो और मजिस्ट्रेट उपस्थित ना हो। यदि अपराध स्वीकृति पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई हो। नेक्स्ट, यदि अपराध का जो कन्फेशन है सशक्त अधिकारी द्वारा धमकी, आश्वासन तथा प्रलोभन के परिणाम स्वरूप किया गया हो तो भी ये कन्फेशन क्या होगा, एडमिसिबल नहीं होगा, ये ग्राह्य नहीं होगा। इसी पे केस भी बता दें, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको समझा देंगे, आप लिख लेंगे। अहोर राजा वर्सेस सौराष्ट्र राज्य, अहोर राजा वर्सेस सौराष्ट्र राज्य, AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट 217। कब का, अब क्या कहा गया इस केस में, ए कन्फेशन कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन। फिर से सुनेंगे, ए कन्फेशन कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन unless the court is satisfied that it was voluntary and at the stage the question whether it is true or false does not arise। कभी कभी एक अभियुक्त एक बार अपराध स्वीकार करने के बाद आगे चलकर अपने स्टेटमेंट से मुकर जाता है। इसको, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं याद रखिएगा, रिट्रैक्शन कहते हैं, RETRACTION, रिट्रैक्शन कहते हैं। तो एक अपराध स्वीकार जब कर ले कन्फेशन में तो अपराधी का ऐसा कृत्य जिसे अपराध करने के बाद पछताने के कारण करता है, और यदि ऐसा हुआ है तो वो साक्ष्य के रूप में अपराधी के दोषी होने का सबसे अधिक विश्वसनीय आधार हो सकता है।
तो आपको एक बिल्कुल याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस के संरक्षण में बहुत लंबी अवधि तक रखा गया है और उसके बाद उसे छोड़े जाते ही उसने अपराध को स्वीकार किया हो, तो इस प्रकार की अपराध के कन्फेशन के विषय में ये अनुमान बहुत इजी से लगाया जाता है कि ये जो कन्फेशन किया गया है वो स्वेच्छापूर्वक नहीं किया गया है। तो इसमें साक्ष्य अधिनियम में, एविडेंस एक्ट में पुलिस कस्टडी का क्या तात्पर्य है, तो इसका भी मैं आपको बता दूं, ये केस के माध्यम से इम्प्रेस IMPRESS इम्प्रेस वर्सेस लेस्टर LESTER लेस्टर का केस है, बहुत पुराना, 1815 1815। 20 बॉम्बे का केस है 165। इस मुकदमे से हमको क्या मिलता है, पूरा मुकदमा आपको बता दें। मुकदमे के अनुसार एक अंग्रेज स्त्री पर हत्या का अभियोग लगाया गया। वह हत्या के स्थान से तांगे पर शहर को ले जाया जा रही थी। उसका एक यूरोपीय मित्र उसके तांगे पर था। आगे आगे एक पुलिस का सिपाही भी चल रहा था। इसी बीच पुलिस का सिपाही एक गांव एक नया घोड़ा लाने के लिए चला गया और इस प्रकार उसने क्या किया, तांगे को साथ छोड़ दिया। पुलिस के सिपाही की इस टेम्परेरी एब्सेंट के में एक अस्थायी अनुपस्थिति में अभियुक्त ने अपने यूरोपीय मित्र से बहुत सारी बातें क्या की, बताई, शेयर की, जिसका संबंध कथित अपराध से था। तो मुकदमे के दौरान ये प्रस्ताव रखा गया कि उससे जाया गया कि अभियुक्त ने अपने मित्र से क्या कहा उस समय जबकि पुलिस का सिपाही एब्सेंट था, अनुपस्थित था। यह कहा गया था कि अभियुक्त चूंकि उस समय पुलिस की कस्टडी में नहीं था, इस कारण उस समय उसने जो कुछ भी कहा उसे ऐसा स्टेटमेंट माना जाना चाहिए जो उसने पुलिस की कस्टडी के बाहर किया था। तो कोर्ट ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से पुलिस की अनुपस्थिति को पुलिस के संरक्षण के बाहर नहीं माना जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट केस है बहुत, आपने सुन लिया होगा, बहुत मैंने आपको आराम समझा दिया है। तो ये कन्फेशन हो गया। अब दूसरा वर्ड मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है स्टॉपेल। आपको मैं स्टॉपेल भी बताऊंगी कि स्टॉपेल क्या होता है। तो सबसे पहले केस मैंने लिखा है कि इस प्रिंसिपल को बताने के लिए कि ये सिद्धांत पिकार्ड वर्सेस सियार्स के केस पर आधारित है। फैक्ट पर पहले आपको बता दूं, बहुत पुराना केस है, 1837 का ये केस है लगभग। इस केस में क्या हुआ था ये भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या हुआ था इस केस में। जब कोई अपने शब्दों द्वारा या अपने आचरण द्वारा किसी अन्य को ऐसी वस्तुओं की उपस्थिति के विषय में विश्वास दिलाए और उसको अभिप्रेरित करे कि वह इस विश्वास पर अपनी दशा परिवर्तित कर ले, तो पहला व्यक्ति निषेधित किया जाएगा कि वह अपने पहले कथन को नकार दे। तो सुन लेंगे आपने केस में क्या फैक्ट्स कहे गए कि जब कोई शब्दों द्वारा, अपने आचरण द्वारा किसी अन्य को ऐसी वस्तुओं की उपस्थिति के विषय में, प्रेजेंट के विषय में विश्वास दिलाता है, उसको अभिप्रेरित करता है कि वह उस विश्वास पर अपनी दशा क्या करे, अपनी कंडीशन को चेंज कर ले, तो पहला व्यक्ति क्या होता है, निषेधित किया जाता है कि वह अपने पहले कथन को नकार दे। दूसरे शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बोल दूं कि जब एक व्यक्ति घोषणा द्वारा, कार्य या कार्यलोप द्वारा अगले व्यक्ति को प्रेरित करता है, तो वह किन्हीं तत्वों को सत्य समझे और उसके अनुसार सत्य समझकर कार्य करे, तो ना तो वो व्यक्ति और ना ही उसका कोई प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव किसी केस में अथवा किसी प्रोसीडिंग में दूसरे व्यक्ति से या उसके प्रतिनिधियों से उन तत्वों को नकार सकेगा। तो अभी आपको और भी एक सरल सी बात बोल दूं कि स्टॉपेल का मतलब, अगर आधारभूत सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को एक बात कहकर दोबारा उस बात का खंडन करने का विदाउट रीज़न अधिकार नहीं दिया जाएगा। एक बार हमने कोई बात बोल दी, अब उस बात को हम खंडन करने का विदाउट रीज़न हमें अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो किसी तत्व का निरूपण करने के पश्चात जो निरूपणकर्ता का मुख बंद हो जाता है, तो वो अपने द्वारा किए गए निरूपण का खंडन नहीं कर सकता। मतलब एक बार अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया है तो आप उस स्टेटमेंट का खंडन नहीं कर पाएंगे, उसका रेशेशन नहीं कर सकते। स्टॉपेल का जो सिद्धांत है वो एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 115 में डिस्क्राइब किया गया है कि एक व्यक्ति, अभी मैंने आपको केस बता ही दिया, केस से आप पूरा समझ गए होंगे। आगे भी मैं कुछ आपको इसके कुछ और पॉइंट्स भी बता दूं कि विबंधन के स्टॉपेल के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल किस पे लागू होता है, आप याद रखेंगे, दीवानी मामलों पे। इसका मतलब ये केवल सिविल मैटर पे लागू होता है, क्रिमिनल मैटर्स पे लागू नहीं होता। आपराधिक मामलों में जो स्टेटमेंट्स होते हैं, एडमिशन से मुकरना वाद के हित के विरुद्ध माना जाता है। जो अभियुक्त एक बार स्वीकार करने के बाद में उससे मुकरता है
और एक अलग से नई कहानी अपने बचाव में प्रस्तुत करता है तो वो स्वयं अपना पक्ष दुर्बल करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्टॉपेल का जो नियम होता है वो केवल सिविल मैटर्स में लागू होता है, क्रिमिनल मैटर्स में लागू नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी बात से मुकरता है तो वो अपना पक्ष खुद दुर्बल कर लेता है। स्टॉपेल में एक चीज़ याद रखेंगे कि स्टॉपेल का नियम पक्षकार का क्या करता है, मुंह बंद करता है। और ये एक ऐसा नियम होता है जो दीवानी मुकदमों में एक पार्टी क्या करती है, अपने पूर्व व्यक्त पहले से एक्सप्रेस किए गए थॉट्स को क्या करती है, अस्वीकार करने से वर्जित करता है। जब एक व्यक्ति ने कि जिसने कि उस कथन के आधार पे कोई कृत किया है अथवा कृत करने से रुका रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे कि स्टॉपेल क्या कह रहा है। तो एन स्टॉपेल इज ए पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन, कह सकते हैं कि स्टॉपेल क्या है, पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। तो ये विबंधन का जो सिद्धांत होगा स्टॉपेल का केवल दीवानी मुकदमों पे ही लागू होगा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो स्टॉपेल का मतलब ही होता है स्टॉप करना या रोकना। तो ये आप बिल्कुल इसको अलग रखेंगे, कन्फेशन से बिल्कुल अलग है। और स्टॉपेल की कई काइंड्स भी हो सकते हैं। आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे कि स्टॉपेल बाय मैटर ऑफ रेस जुडिकेटा, स्टॉपेल बाय डीड्स, ये आपको बताएंगे कैटेगरी। तो आप अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे कि जनता के समक्ष स्टॉपेल, तो पब्लिक के सामने भी एक स्टॉपेल होता है। तो 3 तरीके के आपको स्टॉपेल बाद में मैं डिस्कस करूँगी। तो एक विधि का एक सिद्धांत है कि जहाँ व्यक्ति अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बांध दिया जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण भी इसको दे दूं कि यदि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं कि इफ़ ए, आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में जो छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको सुनेंगे और देखेंगे। इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ लॉ बाय विच ए पर्सन इज हेल्ड बाउंड बाय द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिफोर पी टेल्स दैट he is agent of P and P remains silent, P will be prohibited by the doctrine of Stoppel to say that A is not his agent। तो अगर हमने किसी से कह दिया है कि ये मेरा एजेंट है और उसके बाद वो चुप रहता है तो स्टॉपेल का नियम क्या कहता है, अगली कार्रवाइयों से इस बात पर इनकार नहीं करने दिया जाएगा कि ये उसका अभिकर्ता है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, हम स्टॉप नहीं किए जा सकते हैं। तो आप स्टॉपेल और कन्फेशन का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एविडेंस के कुछ और पार्ट को डिस्कस करेंगे।